भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपकी कक्षा 12 अर्थशास्त्र का पहला पाठ है अर्थशास्त्र की प्रकृति। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अर्थशास्त्र की प्रकृति का अगर हम परिचय पहले पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का, तो परिचय में प्राचीन काल से जब मनुष्य आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था, तभी से आजीविका के लिए कोई न कोई प्रयास करता था। उस समय वो शिकार करके और आजीविका द्वारा अपना जीवन चलाता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यताओं का विकास हुआ, कृषि और पशुपालन करके मनुष्य ने अपना जीवन यापन करना आरंभ किया और धीरे धीरे व्यापार उद्योगों में प्रगति हुई। वैसे वैसे अर्थ कमाने का तरीका है वो भी बदलता गया। आज अर्थ कमाने के विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके हैं। तो अब से लेकर कालांतर में जैसे जैसे औद्योगिक क्रांतियां हुई है, वैसे वैसे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ साथ मनुष्य ने अर्थ कमाने के तरीकों को भी अलग अलग तरीके से खोज लिया है। अर्थशास्त्र से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के स्वरूप में विकास और परिवर्तन हुआ है समय के साथ साथ। अर्थशास्त्र की अगर हम परिभाषा पढ़ें तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित आर्थिक विचारों, सिद्धांतों और नियमों का साहित्य समृद्ध होकर अर्थशास्त्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। और अगर सरल अर्थों में हम पढ़ें तो अर्थ कमाने या मनुष्य जो आजीविका कमाता है उसके लिए जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उनसे संबंधित जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब हम अर्थशास्त्र के नाम प्राचीन भारत के ग्रंथों में भी अर्थशास्त्र के नाम का उल्लेख मिलता है। कृषि, पालन, वाणिज्य च वार्ता में वार्ता शब्द का प्रयोग आर्थिक क्रियाओं के लिए हुआ है। बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य इत्यादि भारतीय विचारक, प्राचीन भारतीय विचारक थे। उनके द्वारा कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और वाणिज्य से संबंधित आर्थिक क्रियाओं के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी भारतीय विचारक हैं उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमेश चंद्र दत्त, एम.एन. राय आदि प्रमुख विचारक रहे हैं। और भारतीय विचारों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, प्रोफेसर जे.के. मेहता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि विचारकों ने भी अर्थशास्त्र से संबंधित या आर्थिक क्रियाओं से संबंधित अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अलग अलग विचारकों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। और अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। उनमें कई अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को धन प्रदान, अर्थात केवल अर्थशास्त्र को धन कमाने का एक जरिया माना है कि अर्थशास्त्र के जरिए व्यक्ति केवल धन कमाता है। दूसरे कई विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थ कमाने के साथ साथ मनुष्य कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अर्थ कमाता है, अर्थात समाज कल्याण, नैतिक कल्याण जैसे मूल्यों पर भी उनका ध्यान केंद्रित होता है। कई विचारकों का मानना है सीमितता प्रधान, अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास साधन बहुत सीमित है और इन्हीं सीमित साधनों में अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना, वही सीमितता प्रधान अर्थशास्त्र है। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र विकास प्रधान है। जैसे जैसे आर्थिक क्रियाएं, गतिविधियां तेज होती जाएंगी, वैसे वैसे देश विकास की ओर अग्रसर होगा। तो आर्थिक क्रियाओं के जरिए देश का विकास होता है, समाज का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। तो विकास प्रधान अर्थशास्त्र है। कई विचारकों का मानना है कि अर्थशास्त्र आवश्यकता भिन्नता की स्थिति पर आधारित है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत ज़रूरी है और जब उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो मनुष्य उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है, धन कमाता है। तो कई विचारक ये मानते हैं कि आवश्यकता भिन्नता की स्थिति पर आधारित अर्थशास्त्र है। अब एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य धन कमाने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है और उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के बारे में करते हैं। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को
अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इन दोनों ही विचारकों की कटु आलोचना करते हुए लॉर्ड लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों से संबंधित बताया है। उन्होंने कहा है कि न तो मनुष्य व्यक्ति धन प्रदान अर्थशास्त्र है और न ही कल्याण प्रदान है। न तो मनुष्य धन कमाने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है और न ही कल्याण से प्रेरित होने के लिए। मनुष्य आर्थिक क्रियाएं इसलिए करता है क्योंकि उसकी आवश्यकताएं ज़्यादा है और साधन सीमित है, इसलिए वह आवश्यकताओं के वशीभूत होकर अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक क्रियाएं करता है। लॉर्ड लियोनेल रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा पूर्ति हेतु चयन करना कि पहले हमारी आवश्यकता कौन सी पूरी होनी चाहिए। जैसे आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन पहले वो आवश्यकता पूरी की जाती है जो तीव्र होती है, उसके बाद में कम तीव्रता वाली आवश्यकता बाद में पूरी की जाती है। अर्थशास्त्र के विकास से संबंधित करते हुए पॉल एल सैमुएल्सन ने आर्थिक क्रियाओं को गत्यात्मक विश्लेषण के पक्ष पर जोर दिया है, अर्थात मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है उससे उसके जीवन में गतिविधियां जो होती हैं वो गति करती है। तो गत्यात्मक विश्लेषण पर उन्होंने जोर दिया है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को एक व्यक्ति में आवश्यकताओं विहीनता की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने वाला अध्ययन बताया है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र को जब मनुष्य की आवश्यकताएं ज़्यादा है और वो पूरी नहीं हो रही हैं तो आवश्यकताओं की विहीनता की स्थिति को भांपने के लिए या आवश्यकता विहीनता की स्थिति को सही करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उनको अध्ययन करने वाला अर्थशास्त्र बताया है। प्रोफेसर मेहता के विचार उसके बाद में एन कुत्सोयानिस के अनुसार आर्थिक सिद्धांत का उद्देश्य एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक संस्था से संबंधित माना है। उपभोक्ता एक उत्पादक, एक फर्म या एक सरकारी या कोई भी निजी एजेंसी होती है उसके द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के तहत बताया है एना कुत्सोयानिस ने। आर्थिक व्यवहार तथा उसका एक दूसरे पर प्रभाव का वर्णन करने वाला मॉडल बनाना, जिसे एक क्षेत्र, एक देश और एक अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाती है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र में समाज और परिवार के सदस्यों के रूप में एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, अगर प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करते हैं तो हम एक व्यक्ति, एक परिवार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति की आय कितनी है उसका अध्ययन करेंगे। तो उसमें एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कितना धन खर्च करता है, एक उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितना धन खर्च करता है, और एक फर्म या एक कंपनी द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाती है वह अर्थशास्त्र से संबंधित विज्ञान है। उसी के बाद उन्हीं समूहों और देशों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये सभी अपनी असीमित और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित और वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों का चुनाव करते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र व्यक्ति और देशों के द्वारा साधनों की सीमितता में, अर्थशास्त्र है उसमें साधन सीमित है, उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, सीमित साधनों में हमें कौन सी वस्तु का उत्पादन पहले करना है, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके उत्पादन होने से लोगों की आवश्यकता है वो ज़्यादा पूरी होगी, बाजार में किस वस्तु की मांग ज़्यादा है, तो साधन सीमित है तो पहले उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग ज़्यादा होती है। साधन सीमित होने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं में चुनाव करना, पहले उन समस्याओं का समाधान करना, तो इसके अर्थ में हम ले सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान के बारे में आप परिभाषा पढ़ते हैं कि जो सटीक तथ्यों पर आधारित हम निष्कर्ष निकालते हैं वो विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो सटीक जानकारी प्राप्त करना के सीमित साधनों में हम असीमित आवश्यकताएं हैं उनमें पहले कौन सी आवश्यकता पूरी करें, या सीमित साधनों में हम कौन सी वस्तु का उत्पादन करें जिससे कि व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके,
तो इसके लिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और इन सब समस्याओं का समाधान जिस विशेषता के अंतर्गत किया जाता है, जिस क्रिया के अंतर्गत किया जाता है, तो अर्थशास्त्र एक कला भी है। तो अर्थशास्त्र, आपके एक प्रश्न भी आएगा बाद में कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, तो अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और एक कला भी है। क्योंकि विज्ञान तो इसलिए क्योंकि सीमित साधनों में वह समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो सीमित साधनों की सीमितता के कारण उत्पादन में चुनाव करना विज्ञान है और किस तरीके से वो उन समस्याओं का समाधान करता है वो एक कला है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान के विषयों के अंतर्गत भी करते हैं। तो सामाजिक समाज में व्याप्त एक विज्ञान की एक शाखा है। दूसरा, अर्थशास्त्र में व्यक्ति और देशों की अर्थव्यवस्थाओं का और उनके व्यवहारों का और आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है आपके अर्थशास्त्र असीमित और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकताओं का सीमित और वैकल्पिक उपयोग करने वाले साधनों के द्वारा जो हल निकाला जाता है उससे संबंधित अर्थशास्त्र है।